पहली खबर हमीरपुर से है। छेड़खानी से परेशान युवती की आत्महत्या का मामला यहां सामने आया है। ये बड़ी खबर है, जहां इस पूरे मामले पर 2 बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। विधायक मनीषा अनुरागी और बृजभूषण राजपूत ने एक खत लिखा है। मामले में सीएम योगी से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग तो की है, इसके अलावा लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल हमीरपुर के मजगावा इलाके में 3 मई को छात्रा के साथ जबरदस्ती डांस मारपीट की घटना हुई। आहत होकर उसके आत्महत्या करने का पूरा मामला है। आरोप यह है कि छात्रा के साथ इस घटना के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आहत होकर छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, लेकिन दोनों विधायक कहते हैं कि जो अफसर हैं जिन्होंने लापरवाही की, छेड़खानी के मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अगर सही एक्शन सही वक्त पे लिया जाता तो छात्रा जान नहीं देती। तो इस पूरे मामले पर जो लापरवाही है उस पर भी एक्शन लेने की मांग ये दोनों विधायक कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है, आरोपियों का मनोबल बढ़ा जब छेड़खानी के बाद उनके साथ सख्ती से निपटारा नहीं किया गया, और इसी की वजह से छात्रा लगातार डिप्रेशन में थी। परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले पर विधायकों का कहना है, जो लापरवाह अफसर है, पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी और छात्रा, किसी और बेटी को ये कदम ना उठाना पड़े। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है। शुरू होता है एक छात्रा को परेशान करना, डांस करना, छेड़खानी करना, ये पूरा मामला। जब ये मामला शिकायत करने के बाद प्रकाश में आया तो समुचित कार्रवाई नहीं हुई, ये आरोप है 2 विधायकों का, और इसके लिए उन्होंने बकायदा खत लिखकर सीएम योगी को इस पूरे मामले को भेजा है और एक्शन की मांग की है ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों के ऊपर भी, क्योंकि दबंगों का मनोबल बढ़ता चला गया। अगर पुलिसिया कार्रवाई सख्ती से हुई होती, वक्त पे हुई होती, तो छात्रा जान नहीं देती। तो पूरा मामला हमीरपुर का क्या है ये भी समझिए, और अब इस मामले पर विधायकों को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार क्यों लगानी पड़ रही है, इसके पीछे भी ये वजह है। तो आप समझिए कि एक मामला छेड़खानी से शुरू होता है, लेकिन क्या वाकई छेड़खानी के मामले को हल्का मामला या फिर आसानी से लिया जाने वाला मामला समझा जाता है? क्या जब तक लड़की अपनी जान नहीं दे दे उसके इस समस्या को समस्या नहीं समझेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे? क्योंकि इस केस में यही हुआ। जब छात्रा के साथ छेड़खानी हुई, गुहार लगाई गई, लेकिन उस गुहार पर जो एक्शन लिया गया वो कहीं ना कहीं नाकाफी है। और इसी खबर पर विकास, हमारे संवाददाता इस वक्त हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, छात्रा ने अपनी जान दे दी है, क्या अब इस मामले में किसी पुलिसकर्मी ने कोई एक्शन लिया? कोई आला अधिकारी परिवार से मिलने के लिए आया, नहीं आया? जो विधायकों ने चिट्ठी लिखी, क्या उसका कोई असर हुआ है? क्या गिरफ्तारी हुई है मामले में या नहीं? देखिए, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, घटना 3 मई की है, जब प्रधानी का चुनाव होता है। इसके बाद में जीत की इतने उसमें खो जाते हैं लोग कि एक लड़की को जबरन नचाने का प्रयास करते हैं। लड़की इतनी आहत हो जाती है कि वो जाकर के अभी कुछ दिन पहले ही घर में आत्महत्या कर लेती। जब सुनवाई कहीं नहीं होती, वो तरह तरह की ठोकरें खा करके छट जाती है। हालांकि पुलिस ने जब आत्महत्या की बाद में खबरें चली और मामला संज्ञान में आया, तो पुलिस के आला अधिकारियों ने एक दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो रवैया है, जो कार्यशैली, उस पर सवाल तो है ही कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस आखिर क्या करती रही? वहाँ के सीओ, वहाँ के एसओ, विवेचक क्या करते रहे? आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नाम मात्र कार्रवाई की गई, जो कि धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि इन लोगों ने जो है कोविड नियमों का उल्लंघन किया है, उसके तहत से आपदा पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन लड़की की जो छेड़खानी हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से लड़की आज, यानी कि आप बता रहे हैं कि छेड़खानी की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई, उसको कोविड नियमों के उल्लंघन में मुकदमा जरूर दर्ज किया गया, लेकिन लड़की की छेड़खानी की शिकायत भी दर्ज नहीं की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज अब गार्ड विधायक हूँ हमीरपुर की, और चाहे विधायक महोबा के जो चरखारी के विधायक हैं राजपूत जी, उन लोगों ने अब संज्ञान लिया है। वो कहीं ना कहीं लोग इन लड़की को, परिवार को न्याय चाहते हैं। इस कारण से इन लोगों ने पत्र भी लिखा है। कल राज्य विधायिका जो है मुख्यमंत्री के आवास में जाकर वहाँ के प्रमुख सचिव से भी मिली है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के 2 अधिकारी हैं
उन पर भी कार्रवाई की मांग की है। स्थितियां बहुत खराब है। विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अक्सर आते हैं, इस मसले पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या यही पुलिस आम लोगों की वाली पुलिस है जो आम लोगों के साथ रहती है, उनको न्याय दिलाने की बात कहती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात कहती है, एफआईआर तक नहीं लिखती है। छेड़खानी की शिकायत करने जाती है छात्रा, छेड़खानी की शिकायत दर्ज न करके वहां कोविड नियमों के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज हो जाता है। छेड़खानी की शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई, उसके बाद कार्रवाई हुई नहीं, दबंग घूमते रहे, छात्रा परेशान होती गई, दर दर भटकती गई। जब उसको आस उम्मीद जब सब टूट गई, सब खत्म हो गया, तो उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा और उसने उसे अख्तियार किया, उसने खुदकुशी कर ली है। सवाल ये कि क्यों ना हत्या का मुकदमा दर्ज हो उन पुलिसकर्मियों पर जिन्होंने छेड़खानी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की। उन पुलिसकर्मियों पर क्या उन धाराओं में केस दर्ज नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि अधिकारी कब आएंगे सामने। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये स्थितियां क्यों हैं। पुलिस के पास कोई जाती है छात्रा, कोई महिला जाती है, उनके साथ छेड़खानी हुई है, तो छेड़खानी का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया पहले? कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी में तेजी से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है और कल भी लगभग 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और रात 8 बजे तक की बात करें तो 7,63,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी और अब तक 10 से 12 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य अब रखा गया है। कैसे 10 से 12 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लग सके, क्योंकि अब सब केंद्र के हाथों में जा चुकी है जिम्मेदारी। केंद्र वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं और 10 से 12 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगे, इसके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं और अब रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में 8 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में कल वैक्सीन लगी। हालांकि मध्य प्रदेश या गुजरात उन राज्यों में से रहे हैं जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 8 लाख के करीब वैक्सीन लगी है और अब लक्ष्य है कि इसको बढ़ाया जाए। और अब खबरें पूर्वांचल की सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू। वाराणसी पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। सिगरा इलाके में बाइक चोर को पकड़ा है जिन्होंने अब तक कई गाड़ियों पर हाथ साफ किया था। जौनपुर के मईगांव में कुएं के अंदर संदिग्ध हालत में शव मिला। ये शख्स बताया जा रहा है कुछ दिनों से गायब था, जो गंगा दशहरा के दिन अपने परिजन और गांव वालों को लेकर बस से राउर बाबा के दर्शन करने के लिए आया था। भदोही में निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी 160 सीटों पर मजबूती से तैयार है। कुशीनगर में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने वार्ड 60 से जिला पंचायत सदस्य सावित्री जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा के मनकापुर में एक युवती का धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने। आरोप है कि बलात्कार के बाद पैसे का लालच देकर जबरन धर्मांतरण की कोशिश की गई। मिर्जापुर में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अनूप मालवीय गैंग के साथ ही कमलेश मौर्य का मकान और गाड़ी को पुलिस ने कुर्क किया है। कुल 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। यह आरोपी नकली शराब पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई करता है। आजमगढ़ में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया, जिसके तहत कल्लू उर्फ अनिल की गिरफ्तारी की गई, जेल भेजा गया। गोरखपुर के जोगिया राजस्व गांव में बुनियादी सुविधाएं न होने से ग्रामीण नाराज हैं और अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की। ग्रामीणों की जल सत्याग्रह की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाकर उन्हें शांत करवाया, साथ ही स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। गाजीपुर में पिछले एक हफ्ते से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। 1 मीटर जल स्तर बढ़ने के बाद टेंशन बढ़ गई है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात को लेकर लोग सहमे हुए हैं। देवरिया में लगातार 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यहां घाघरा नदी और राप्ती के उफान के बाद भदीला प्रथम गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुका है और अब नाव के जरिए ही ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, जहां यूपी के
16 जिलों की अगर आप बात करेंगे तो बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी करना पड़ा है और सीएम के आदेश है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं सर्च और रेस्क्यू टीमें वहां तैनात कर दी जाएं। मतलब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 42 टीमें हैं, 222 बाढ़ चौकी स्थापित की गई है, ये कहा है सीएम योगी ने। जहां पर अहम ये है जो 16 जिले बाढ़ के खतरे के बीच हैं, बाढ़ जैसी स्थिति है या फिर आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर सीएम ने कहा है, सख्त आदेश दिए हैं कि अब यहां पर जो 42 टीमें हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन्हें भेजा जाए। 222 बाढ़ चौकी स्थापित की जाए जहां लोगों की मदद कर सके। बाढ़ जैसे हालात में सही वक्त पर मदद पहुंचाने की स्थिति रहे। संपर्क अगर टूटता है तो किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना है, इसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। अलर्ट के बाद 222 बाढ़ चौकी बनाई गई है। 16 जिलों में बाढ़ के अलर्ट के बाद सीएम योगी का यह आदेश है कि जहां कहीं भी अलर्ट है वहां पर सर्च और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी जाएं बाढ़ प्रभावित इलाकों में। और इसके लिए कुल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 22 टीमें तैनात की गई हैं। अलर्ट के बाद 222 बाढ़ चौकी भी बनाई गई है। सीएम योगी का निर्देश है कि जहां कहीं भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की जरूरत है, जहां कहीं भी लोगों को मदद पहुंचानी है, तुरंत इन टीमों को तैनात किया जाए, उन्हें डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि 16 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश, बढ़ता जलस्तर और मौसम विभाग से भी जो जानकारी मिल पा रही है उसके बाद इन 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात को भांपा गया है, खतरे को भांपा गया है। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 42 टीमें भी बनाई गई हैं। अब इनको सही जगहों पर भेजने का काम किया जाएगा। 222 बाढ़ चौकी बनाई जाएगी कि अगर गांवों का संपर्क टूट जाता है तो उन्हें किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचानी है, वहां पर जरूरी सुविधाएं कैसे देनी है, रेस्क्यू करना किसे है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ये टीमें सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाएं। इसके लिए ये बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति में संपर्क टूटना, बिजली का ना होना, स्वास्थ्य सेवाओं से जरूरी इमरजेंसी हो तो ऐसे में लोग कहां जाएं, ये सारी समस्याएं इस वक्त तमाम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि लगातार बारिश के बाद समझ गए हैं और मौसम विभाग भी अलर्ट कर चुका है कि ये 16 जिले यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। बारिश और बाढ़ के बाद अब लोगों को राहत चाहिए, तो वो राहत कैसे मिलेगी? तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें हैं, 42 टीमें हैं। इमरजेंसी जो भी हो, लोगों की मदद के लिए 222 बाढ़ चौकियां रहेंगी जहां से ये मदद मिल पाएंगे। तो यहां पर बड़ा सवाल ये भी बनता है कि मौसम विभाग अब क्या कह रहा है और कितने दिन बारिश होगी, क्या अंदाजा है? क्या आने वाले वक्त में और भी मानसून तो अभी शुरू हुआ है, पीक क्या होगा? ये सारी चीजें मौसम विभाग पर लगातार दबाव होगा, आपदा प्रबंध पर भी दबाव होगा। और हालात क्या हैं? और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमार रिजवी श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सरफराज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि वहां पर जो है केंद्र स्थापित किए जाएं, बाढ़ चौकियां वहां पर बनाए जाएं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम टीमें वहां पर तैनात की जाएं। तो क्या वो टीमें दिख रही हैं? क्या चौकियां वहां पर बना दी गई और हालात क्या है इस वक्त? नदियों का जलस्तर क्या है वहां? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि राप्ती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार उसका देर रात तक जलस्तर बढ़ता रहा। खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर से नीचे बह रही थी राप्ती, लेकिन इस टाइम कुछ टूटी हुई नजर आ रही है। वही आपको ये बता देंगे, हम इस वक्त मधुवापुर घाट पर हैं, जहां पर ये पूरी रोड अस्तित्व खतरे में है। अगर ये रोड कटती है तो करीबन 100 से अधिक गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे। और अगर बात की जाए कि बाढ़ चौकियों की, तो बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। वहीं प्रशासन पूरे युद्ध स्तर पर काम में तो जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस रोड पर खतरा बना हुआ है लगातार, क्योंकि जलस्तर राप्ती का बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने के जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राप्ती का, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते आसपास के जिलों में भी बहराइच में घाघरा अपना रौद्र रूप दिखाए है, तो वहीं लखीमपुर में शारदा और घाघरा ने भी अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया। बहरहाल श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह पर चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। एनडीआरएफ और पीएससी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो पूरी तरीके से तैयार है और रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का भी काम कहीं न कहीं किया जा रहा है।
बिल्कुल अम्बार, जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोड की जो स्थिति दिखा रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बस किसी तरीके से संभाला गया है। चलिए और हम रुक कर लेते हैं सरफराज का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, कहां पर मौजूद हैं आप, वहां के क्या हालात है, बताइए सरफराज। देखिए, अगर मौजूद की बात करें तो ये मंडावर इलाका है और मंडावर इलाका और चांदपुर इलाके में लगातार जो है गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर बाढ़ आई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो है गांव बाढ़ की चपेट में। लेकिन अगर गंगा का जलस्तर की बात करें तो फिलहाल 2 दिन से जो है गंगा का जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जो ग्रामीणों की परेशानियां हैं वो लगातार जो है बरकरार हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो जंगली जानवर हैं और साथ ही जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनके घर की ओर रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात खास तौर से ये आ रही है, गंगा अपना कटान जो है लगातार कर रही है। इसको लेकर के डीएम एसपी मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जायजा लिया, ग्रामीणों से मिले और उनसे पूछा कि आपको हर संभव जो है मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है। जी बिल्कुल जी। सर। सरफराज और अम्मार रिजवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें आपने दिखाई। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हालांकि गंगा का जलस्तर पहले की तुलना में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियां दूसरी तरह की वो बढ़ रही हैं। कुछ और खबरों का रुख करते हैं, आगरा का रुख करते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे से आगरा में कोहराम मच गया। यहाँ एतमादपुर में डिवाइडर से एक गाड़ी जा टकराई और इस वक्त सूचना मिल रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी हैं। एतमादपुर में डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई। इनर रिंग रोड टोल प्लाजा रहन कला पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई है और डिवाइडर से टकराए जाने के बाद यह स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई। 2 घायल भी हैं। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? घायलों को क्या अस्पताल पहुंचा दिया गया है या नहीं? घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल यमुना एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए आगरा शहर के बाहरी ओर इनर रिंग रोड बनाया गया है और उसके रहनकला टोल के पास ये हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी काफी तेज रफ्तार पे थी और डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद पलट जाती है। इसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और गाड़ी जो टोल से आगरा की ओर आ रही थी और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचती है। आनंद फानंद में घायलों को भर्ती कराया जाता है, लेकिन आगरा से सुबह एक बड़ी दर्दनाक खबर ओवर स्पीडिंग की वजह से देखी। जी नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ओवर स्पीडिंग यहाँ कारण बना है 4 मौतों का। ओवर स्पीड में थी और डिवाइडर से जा टकराई ये कार, पलट गई। 2 लोग अभी जख्मी हैं जो अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। और टोल से आगरा की तरफ जाते वक्त ये कार पलट गई क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और अब खबरें अवध की आपको दिखाते हैं स्पर्धा से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर परिसर के अंदर स्थापित बेंचिंग प्लांट 3 का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि 2 बेंचिंग कंक्रीट प्लांट पहले से ही परिसर में स्थापित हैं। अंबेडकर नगर में युवक का अवैध असला लहराते हुए वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में हुए झगड़े के बाद दहशत फैलाने के लिए यह हथियार लहराया गया। मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। लखनऊ में एक कार में चलते हुए अचानक आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी देखी गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है। बाराबंकी में प्रेमी युगल को प्रेम विवाह बहुत भारी पड़ा। नाराज परिवार वालों ने लड़की का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। फतेहपुर के नवीन मार्केट में दिन दहाड़े मारपीट हुई। कुछ कार सवार युवकों ने चौराहे पर मारपीट की। हालांकि पुलिस न होने के चलते काफी देर तक हंगामा होता रहा। कौशाम्बी में शॉर्ट सर्किट के चलते उपकेंद्र में 2 कर्मचारी झुलस गए और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर लगी आग को बड़ी मुश्किल से काबू में पाया। अमेठी में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड चल रहे लोगों को पकड़ा। पुलिस ने लंबे वक्त से इनकी तलाश की थी। आरोपी रोहित गौतम को शिनवरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है।
और एम चेकिंग के दौरान पुलिस ने जिला बदर अपराधी को पकड़ा है। पुलिस को आरोपी टिंकल की तलाशी में तमंचा और कारतूस भी मिले। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों, नाविकों और आने वाले श्रद्धालुओं को अलर्ट किया गया है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सीतापुर में बैराजों से छोड़े गए पानी से शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। शारदा के जलस्तर बढ़ने से लहरपुर तहसील इलाके में पानी भर गया है। बड़े मुश्किल से ग्रामीण यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या खास चल रहा है। यूपी में आज खास ये है कि बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है और आज भी बीजेपी मुख्यालय पर कई बैठकें होंगी। कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। बैठकों के बाद दिल्ली के लिए रवानगी है बीएल संतोष की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बीजेपी मनाएगी। निर्वाण दिवस के रूप में बीजेपी के कई कार्यक्रम हैं। सुबह 9:15 पर पार्क रोड पर पहले पुष्पांजलि का कार्यक्रम है और इसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। 6 जुलाई तक बीजेपी ये विशेष कार्यक्रम चलाती रहेगी। और एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को राहत मिलने के लिए क्या किया जा रहा है? स्वरोजगार योजना के तहत सीएम उन्हें तोहफे देंगे। 30,000 एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को लोन मिलेगा। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम होगा। करीब 2500 करोड़ का ये लोन बांटा जाएगा। 10 लाभार्थी को सीएम खुद ये चेक सौंपेंगे और 75 जिलों से 5-5 लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके अलावा आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 के साथ सीएम की बैठक है। टीम 9 की इस बैठक में मुख्य एजेंडा होगा वैक्सीनेशन, क्योंकि सरकार अब 10,000 सेशन वैक्सीनेशन अगले महीने से हर एक दिन करेगी। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा खास, जाना आपने। बात कर लेते हैं जल्दी से उत्तराखंड के। आज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर में हाजी-उमद द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे रामलीला मैदान सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने।